नमस्कार बच्चों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं के विज्ञान के अंतर्गत हम लोग पर्यावरण चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। पर्यावरण चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने जैव निम्नीकरणीय अजैव निम्नीकरणीय चीज़ों को जाना था। अब इसी के अंतर्गत हम लोग आहार श्रृंखला और आहार जाल को समझते हैं। बच्चों, आहार श्रृंखला एवं आहार जाल को समझने से पहले हम लोग समझते हैं पारिस्थितिक तंत्र को। तंत्र यानी इकोसिस्टम को। बच्चों, इस पर्यावरण में ऐसे बहुत से पारिस्थितिक तंत्र हैं। तालाब भी एक पारिस्थितिक तंत्र है, वन भी एक पारिस्थितिक तंत्र है, एक एक्वेरियम जो हम लोग घर में रखे रहते हैं वो भी एक पारिस्थितिक तंत्र है, इकोसिस्टम है। अब आते हैं कि इस इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट हैं। कौन कौन से? जैविक और अजैविक घटक। जैविक और अजैविक घटक यानी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट। अब ये दो कंपोनेंट एक दूसरे से क्या है, यानी दोनों एक दूसरे से अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं। कहने का अभिप्राय कि दोनों एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं। जिस किसी भी तंत्र में ये रहें, जिस एरिया में भी रहें, जैसे तालाब के जीव तालाब के ही चीज़ों का इस्तेमाल करके जीव जिंदा रहते हैं, या उसमें जो पौधे रहते हैं वो भी उसी तालाब में मौजूद न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करके वो उसमें ज़िंदा रहते हैं। कहने का मतलब कि तालाब वो जो आपका पूरे रेगुलेट हो रहा है उसे कोई और नहीं देख रहा है। यानी प्रकृति में जो भी पारिस्थितिक तंत्र हैं वो सेल्फ रेगुलेटेड सिस्टम है। अब वन को ही लीजिए, क्या वन में हम लोग जीवों को लाते और ले जाते हैं? अगर उसको मनुष्य डिस्टर्ब ना करे तो उस वन में रहने वाले पौधे और जीव एक दूसरे से पर निर्भर हैं, और अगर उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करे तो वर्षों तक वो ऐसे ही मेंटेन होकर के चलता रहेगा। तो यही बात मैं यहाँ कहना चाह रही हूँ कि कोई भी एरिया हो, आप अपने विद्यालय के ही कैंपस को एक पारिस्थितिक तंत्र मान सकते हैं। तो इस विद्यालय में रहने वाले जीव और वहाँ के पौधे उसी से इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब जैसे सिंपल सा हम लें कि ये मैदान है, इसमें बहुत सारे पौधे होंगे, कुछ छोटे बड़े जीव होंगे, और तो यहाँ के जो जीव हैं, मान लीजिए जो पौधे हैं, पौधे से जो पत्तियाँ गिरी वो पत्तियाँ सड़ गल के कहाँ मिक्स हुई? इसी की मिट्टी में, इस मिट्टी में मिक्स हुई, तो ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति मेंटेन रही। इसमें जो पानी था, बारिश हुआ, अब यहाँ बहुत सारे घास लगे हुए हैं, तो बारिश हुई तो क्या है, घास के कारण क्या हुआ, पानी नीचे गया, यानी वाटर लेवल मेंटेन रहा घास के कारण। तो ये मिट्टी मेंटेन रहा, पानी मेंटेन रहा, मिट्टी का अपरदन नहीं हुआ, और साथ साथ ये मिट्टी में जो पेड़ पौधे सड़ गल के मिले या जीव जंतु मर करके उसको क्या है, पौधे यूटिलाइज किए। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जैविक घटक और अजैविक घटक एक दूसरे पे, दोनों एक दूसरे से निर्भर रहते हैं। जैविक घटक में वो सारे आएंगे उस क्षेत्र में रहने वाले पौधे प्लस कौन आएंगे, और जीव। बच्चों, जैविक घटक में जैसे पौधे और जीव हैं, उसी तरह से अजैविक घटक में भी कई आपको मिलेंगे। जैसे हवा, सांस तो सारे जीव जंतु और पौधे लेते हैं। उसके बाद क्या आएगा, मिट्टी,
और क्या आ सकता है? पानी सभी के लिए चाहिए, जीवन के लिए चाहिए। इसके बाद क्या और कुछ छूट रहा है बताइए? जैसे सूर्य का प्रकाश, क्योंकि रोशनी है तभी लाइफ है यहाँ। प्रकाश से क्या है? एक और चीज़ है तापमान, यानी सही तापमान भी उतना ही महत्वपूर्ण है अजैविक घटक में। तो मिट्टी, जल, पानी जो है आपको करीब करीब एक घटक में आते हैं। प्रकाश को और ताप भी इन सब में अजैविक घटक में आते हैं। तो आपको साथ साथ एक अजैविक घटक में और क्लाइमेटिक फैक्टर आ जाता है। जैसे अलग अलग जगह की अलग अलग जलवायु है, तो इससे क्या होगा? वहाँ अलग तरीके के जैविक घटक यानी पौधे और जीव वहाँ विकसित होंगे। तो ये दोनों, मैंने पहले भी बताया था कि दोनों एक दूसरे पे निर्भर हैं, यानी एक दूसरे के साथ जुड़ करके काम करते हैं, इंटरैक्ट होके काम करते हैं। और प्रकृति में ये कोई भी पारिस्थितिक तंत्र है, जैसे जंगल एक पारिस्थितिक तंत्र है, तालाब एक पारिस्थितिक तंत्र है, ये सेल्फ सस्टेनेबल है। यानी जब तक कि इसमें से किसी भी घटक को अगर न छेड़ा जाए, अव्यवस्थित न किया जाए, तब तक ये सही तरीके से काम करता रहेगा। जैसे हम लोग अपने आसपास देखते भी हैं कि नदी, तालाब, जैसे अब हम लोग नदी में बहुत गंदगी फेंक दिए हैं, तब वो नदी मृतप्राय बहुत सारी नदियां हो गई हैं, वो एक कारण है। तो इसीलिए मैंने कहा कि जब तक कि इसे किसी एक घटक को प्रभावित ना किया जाए, तब तक ये सेल्फ रेगुलेटेड सिस्टम की तरह कार्य करता है। बच्चों, अब आते हैं जैविक घटक की ओर। अब जैविक घटक में जैसे देखें हम लोगों ने पौधे और जीव को, तो ये जैविक घटक जो है, इन जैविक घटक को हम लोग 3 में विभाजित करते हैं। जैसे पहला, पौधे क्या है? सूर्य की रोशनी को अवशोषित करते हैं, और सिर्फ पौधे में क्षमता है सूर्य की रोशनी को अवशोषित करके, यानी लाइट एनर्जी को, हीट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का। और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके क्या बनाते हैं? भोजन। ये भोजन क्या होता है? बाकी सभी जीवों के लिए ये उत्पादन करता है। क्योंकि ये उत्पादन करता है, इसलिए सारे हरे पौधों को क्या कहते हैं? उत्पादक। क्योंकि ये उत्पादन करता है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, सूर्य के से एब्जॉर्ब करता है और सारे जीवों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अब आते हैं दूसरे घटक की ओर, जो है, अब इस उत्पादक को खाएगा कौन? तो खाने वाला क्या कहलाएगा? उपभोक्ता। यानी जो, अब उपभोक्ता क्या है? उपभोक्ता हो सकता है कि हरे पौधों को सीधे खाए, और कुछ उपभोक्ता ऐसे होंगे जो पौधे खाने वाले जीवों को उपयोग में लाते होंगे अपने भोजन के लिए, जैसे बाघ है, शेर है इत्यादि। कहने का मतलब कि जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उत्पादक और उपभोक्ता दोनों सजीव हैं, जब ये मरेंगे तो ये पृथ्वी पर सड़ गल करके फिर से मिलते तो हैं, तो उसे क्या कहेंगे? अपघटनकर्ता। ठीक है, यानी जैविक घटक को इस 3 में हम लोग डिवाइड करेंगे, 1, 2, 3। पहला उत्पादक, जिसमें सारे हरे पौधे आएंगे। उपभोक्ता, जिसमें सारे जीव जंतु आएंगे। और अपघटनकर्ता में कौन आएंगे? सूक्ष्म जीवी, यानी सड़े गले चीज़ों से जो अपना भोजन लेते हैं, जिसको पोषण में हम लोगों ने पढ़ा भी है, मृतजीवी कहते हैं। यानी न्यूट्रिएंट को, बॉडी को डिकम्पोज करके फिर से मटेरियल को पर्यावरण में मिक्स करने का काम करता है। यानी मटेरियल के रिसाइकलिंग में सूक्ष्मजीवियों का बहुत बड़ा योगदान है। अब चलते हैं उपभोक्ता की ओर। ये उपभोक्ता भी कई स्तर के होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ जीव जो हैं सीधे पौधों को खाते हैं, तो जो सीधे पौधे को खाए उसे कहते हैं प्रथम उपभोक्ता।
प्रथम उपभोक्ता, जैसे खरगोश हुआ, और कौन खाता है पौधों को या घास को? बकरी है, भैंस है, और इसको चूहा है, जैसे अनाज खाता है। तो अब चूहे को कौन खाता है? चूहे को जैसे सांप खाता है। तो ये सांप जो है ये क्या हो गया? द्वितीय उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता। और सांप को क्या है? कोई और खाएगा, बाज खाएगा या कोई बड़ी चिड़िया खाएगी। तो जो भी बड़ी चिड़िया खाएगी वो क्या हो गया? तृतीय उपभोक्ता। क्या हो गया ये? तृतीय उपभोक्ता। बच्चों ये क्या देख रहे हैं? हरे पौधे को किसी ने खाया, उत्पादक को, हरे पौधे को किसी ने खाया, फिर इसको कोई खाया, फिर इसको कोई और खाया, इसके बाद भी बड़े कोई और चौथा भी होता। तो जनरली कहने का मतलब कि सूर्य से ऊर्जा किस में आया? पौधे में। पौधे से ऊर्जा का प्रवाह एक चरण से दूसरे चरण, दूसरे से तीसरे चरण, यानी कह सकते हैं कि एक चेन में हुआ। इस चेन को ही कहते हैं आहार श्रृंखला। और क्या हुआ? हर स्तर पर ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर पर गया। ये जो हर लेयर पर, हर स्तर पर जो ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, यानी भोजन एक दूसरे से जो जा रहा है, इसे क्या कहते हैं? जैसे एक चरण से दूसरे चरण में जाने को, इसे कहते हैं पोषी स्तर। ठीक है? प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर, तृतीय पोषी स्तर। यानी ऊर्जा का प्रवाह या भोजन का प्रवाह एक स्तर से दूसरे स्तर तक जो होता है, एक श्रृंखला में होता है, उसे आहार श्रृंखला कहते हैं। अब बच्चों यहाँ एक बात उठ करके जैसे आता है कि हरे पौधे को तो, या ऐसे घास हैं, अन्न है, पौधे से जो उत्पादित जितने भी पदार्थ हैं, उसको तो कोई एक ही जीव नहीं खाता है, उसे कई जीव खाते हैं। और प्रकृति में भी उन जीवों को एक के द्वारा नहीं, जैसे कई के द्वारा खाए जा सकते हैं। तो प्रकृति में पूरा एक जाल जैसी संरचना बन जाती है, जिसे कि आहार जाल कहते हैं। इसे हम लोग एक रेखीय डायग्राम के द्वारा समझेंगे।
बच्चों, अभी आपने आहार श्रृंखला को समझा। जैसे घास को ग्रास हॉपर खाया, ग्रास हॉपर को मेढक खाया, मेढक को सांप खाया, सांप को फिर गिद्ध खा गया। तो ये क्या हो गया? आहार श्रृंखला। अब आहार जाल को देखते हैं कि एक पौधा या पौधा का प्रोडक्ट है कोई भी, उसे कौन कौन खा सकता है। जैसे संभावना लगाइए, या कोई एक इकोसिस्टम को आप देखिए। जैसे ये मैंने करीब करीब ग्रासलैंड इकोसिस्टम का एग्जाम्पल लिया है। तो ग्रास हॉपर एक छोटा सा हरा सा कीड़ा होता है जो अक्सर हम लोग देखते होंगे, बरसात के दिनों में ये काफ़ी दिखाई दे। तो इसका ग्रास हॉपर खाता है। इस ग्रास हॉपर को जो इंसेक्ट ईटिंग एनिमल और बहुत सारे होंगे, मैंने एक का एग्जाम्पल लिया है, गिरगिट खाता है। इसी पौधे को, खरगोश को हम लोग अगर घरों में पालते हैं तो हम लोग देखते हैं कि उसे देते हैं घास। पौधे के प्रोडक्ट को और तोता भी खाता है। ऐसे बहुत सारे और जानवरों को आप ऐड कर सकते हैं। पौधे को और क्या आता है? पौधे के अनाज को चूहा भी खाता। सबसे ज़्यादा खेतों से बर्बाद हमारे अन्न को चूहा ही करता है। इस चूहे को क्या है? कुत्ता भी खाता है, चूहे को सांप भी खाता है। और इन सब को, ग्रास हॉपर को सीधे भी बाज खा सकता है। यानी सब को सब फिर किसको में समाहित हो रहे हैं? सबको कौन खा रहा है? बाज खा रहा है। तो कहने का मतलब कि यहाँ क्या देख रहे हैं? पौधे को चूहा भी खा रहा है, चूहे को कुत्ता भी खा रहा है, सांप भी खा रहा है, इसको हो सकता है और भी खाए। बहुत सारे चूहे को मनुष्य भी खाते हैं पका करके। तो ये एक जानवर ये पूरा लिंक बन रहा है। और मनुष्य अगर मृत हो जाए तो उसके फिर उसके जीव को बाज या गिद्ध भी खाते हैं। तो ये एक पूरा जाल नुमा संरचना बन रहा है। तो इसे क्या कहेंगे? आहार जाल। यानी प्रकृति में एक दूसरे पे निर्भरता इस आहार जाल के द्वारा हम लोग समझ रहे हैं कि एक चीज़ को बहुत सारे लोग खाते हैं। और क्यों हम लोग आहार श्रृंखला और आहार जाल पढ़ रहे हैं? यहाँ हम लोग ये देख पा रहे हैं कि कोई एक पौधा है तो उस पर कौन कौन से ग्रास ईटिंग एनिमल पौधे पे या पौधे के उत्पादन पे निर्भर कर रहे हैं, और उस ग्रास ईटिंग एनिमल को खाने वाले कौन कौन से लोग हैं, और अंत में उसको कौन खा रहा है। इसमें से किसी एक को भी अगर हम हटाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा? ये पूरा ग्रास इकोसिस्टम प्रभावित हो जाएगा। एक एग्जाम्पल से जैसे हम आपको यहाँ और बताना चाहेंगे कि कितना ज़रूरी है कि जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि पौधे को ग्रास हॉपर भी खाते हैं। तो जैसे किसी किसान ने सोचा कि सबसे ज़्यादा चिड़िया, जैसे तोता मकई के खेत में रह के सारा खा जाती है, तो खा जाता है तोता अनाज को। तो किसानों ने सोचा कि चिड़िया से अन्न बहुत बर्बाद हो जाता है, तो उन लोगों ने चिड़िया को मार दिया। और उन लोगों को अंदाज़ था किसानों को कि उनका उत्पादन बढ़ जाएगा, पर उन लोगों को निराशा हाथ लगी और उनका उत्पादन घट गया। कारण क्या हुआ कि ये ग्रास हॉपर और ग्रास हॉपर जैसे जितने कीड़े थे, ये ग्रास हॉपर को बहुत सारी चिड़िया खाती थी, छोटी चिड़िया। ये छोटी चिड़िया का ग्रास हॉपर या ऐसे बहुत सारे कीड़े भोजन होते थे जो चिड़िया बचाती थी पौधों को नष्ट होने से। चिड़िया का मुख्य भोजन ये सब थे, पौधे नहीं थे। तो इन सब के कारण किसानों का पौधा ज़्यादा बर्बाद होने लगा और उत्पादन घट गया। कहने का अभिप्राय ये है कि प्रकृति में अगर किसी एक को छेड़ते हैं, दूसरा छेड़ते हैं, तो पूरा वो इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे यहाँ बात मैं दूसरे का एग्जाम्पल का करूँगी, चूहे का, कि अगर चूहा को आप ख़त्म कर देते हैं, चूहा सबसे ज़्यादा किसानों का भोजन। चूहा को जैसे सांप से हम लोग सबसे ज़्यादा डरते हैं, सांप को देखते ही भयभीत हो जाते हैं कि हमको काट लेगा और हमारी मृत्यु ही हो जाएगी। जबकि प्रकृति में जहरीले सांप कम हैं, न जहर वाले सांप ज़्यादा हैं। सांप किस में रहता है? अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो सांप चूहे के बिल में रहता है, और जब चूहे के बिल में रहेगा तो क्या होगा? सांप चूहे को खा जाएगा, और चूहा सबसे ज़्यादा हमारा भोजन बर्बाद करता है। तो इस तरीके से कंट्रोल रहेगा। अब हम लोग अगर सांप को मार देंगे तो चूहों की संख्या क्या हो जाएगी? बहुत बड़ी हो जाएगी। फिर सारे पौधे और अन्न को नष्ट कर देगा, और अन्न
बाकी जो अन्न खाते हैं जीव, जैसे चिड़िया भी अन्न खाती है और बहुत सारे जीव हैं जो अन्न पर निर्भर रहते हैं, वो सारे जीव मरने लगेंगे। धीरे धीरे क्या होगा, पूरा ये इकोसिस्टम ही डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए आहार श्रृंखला एवं आहार जाल को, प्रकृति को, इकोसिस्टम को समझने के लिए हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी ऐसे किसी जीव को जब हम ख़त्म करने की बात करते हैं, जैसे आए दिन ही हम लोग सुनते हैं कि स्ट्रीट डॉग को ख़त्म कर देना चाहिए, तो किसी भी जीव को ख़त्म करने के पहले उसके आहार श्रृंखला और आहार जाल का अध्ययन जरूर करना चाहिए कि इससे कौन कौन से प्रभावित हो रहे हैं। अगर ये ख़त्म होता है तो प्रकृति में कौन सा असंतुलन बनेगा, और जब भी असंतुलन बनेगा तो अल्टीमेट जो हम लोग हैं, मनुष्य ही है जनरली चतुर्थ उपभोक्ता के रूप में, तो प्रभावित कौन होगा? प्रभावित हमेशा मनुष्य ही होगा, और प्रभावित जब हम होंगे तो बाकी सारे जीव धीरे धीरे प्रभावित होंगे। तो किसी भी जीव, किसी भी घास को ख़त्म करने के पहले ये आहार श्रृंखला और आहार जाल की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उस जीव को ख़त्म करेंगे। इसीलिए तो बाज को बढ़ाया, ये बाघ को और चीते को बढ़ाया जा रहा है। आपने सुना होगा कि चीते और बाघ को, चीता आया तो बहुत ज़्यादा इस पे कंट्रोल, लेकिन एक चीता क्या है, जंगल में बहुत सारे ग्रास ईटिंग एनिमल को खाता है। अब चीता सोचिए जंगल में ख़त्म हो गया तो क्या हो गया, ये ग्रास ईटिंग एनिमल जो भी है, हरिन, ऐसे जो भी जानवर है सारे बढ़ गए, तो ये पौधे ख़त्म हो गए। पौधे ख़त्म हो गए तो जंगल ख़त्म होने लगा धीरे धीरे। तो ये जंगली जानवर निकल के कहाँ आएंगे? अगर इनका ये वहाँ नहीं मिलेगा तो फिर हमारे खेतों की ओर मुड़ेंगे। जैसे एक नीलगाय आज के कई फसलों को बर्बाद कर रहा है, तो धीरे धीरे हमारा ही जीवन प्रभावित होगा। इसलिए बाघ का उतना ही रहना ज़रूरी है जितना जंगल में हिरन का रहना। वो एक है, पर ऐसे कई ग्रास ईटिंग एनिमल को खा करके वो जंगल को सुव्यवस्थित बनाए रखने में वो मदद करता है। तो बच्चों, आहार श्रृंखला और आहार जाल को ज़रूर समझें और अपनी प्रकृति, अपने आसपास के ऐसे छोटे बड़े इकोसिस्टम का आप भी अध्ययन करें और देखें कि उसमें कौन कौन से जीव रहते हैं। अगर वो कोई तालाब गंदा है, खराब हो रहा है, तो क्यों खराब हो रहा है, उसमें का कौन सा जीव ऐसा है, जीव ही नहीं, जैविक या अजैविक घटक, कौन सा घटक असंतुलित हो रहा है जिसके कारण वो तालाब का पानी खराब हो रहा है, और ख़राब होने से उसके बाकी जीव खत्म होने के कगार पे हैं। तो ऐसे सारे कई पारिस्थितिक तंत्र को आप इस आहार श्रृंखला और आहार जाल को समझ करके जीवित रखने में आप मदद कर सकते हैं। बच्चों, चलते हैं इसी से जुड़ी हुई एक रोचक गतिविधि की ओर मुड़ते हैं। बच्चों, गतिविधि तो हम लोग करेंगे बाद में, पर एक बात मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि हम लोग गतिविधि क्यों करते हैं, क्यों ये करना ज़रूरी है। आपको लगेगा कि यहाँ तो सारा कुछ बता ही दिया गया, मैं समझ गया हूँ, पर गतिविधि आपके सोच को और विकसित करता है, विजुअलाइज करता है। जैसे एक कॉमन एग्जांपल मैं आपको यहाँ गतिविधि के लिए देना चाहूँगी। जैसे चाय बनाने की विधि आपको बता दी गई, ये सॉसपेन है, ये चाय पत्ती है, चीनी है, और कह दिया गया कि आप जाओ किचन में चाय बनाओ। पर अब किचन में आप सॉसपेन नहीं पहचानते हो, चाय और काली राई एक जगह रखी हुई, चाय और राई में आपको अंतर नहीं समझ, चीनी और नमक का डब्बा एक जगह रखा हो, उजला जैसा दही और दूध एक जैसा मट्ठा रखा हो, तो आप कंफ्यूज करेंगे। लेकिन अगर उसी चाय को बनाने की विधि को थ्योरी बता दिया गया और किचन में जा कर के अगर कोई आपको बता दे, तो चाय बनाना आप कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए बच्चों, आप समझिए कि गतिविधि या प्रयोग का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। थ्योरी जितना जानना ज़रूरी है, अगर उसको गतिविधि और प्रैक्टिकल से अगर उसको हम समझ जाते हैं तो पूरे लाइफ के लिए हम लोगों को याद रहता है साइकिल चलाने की तरह, कि जैसे साइकिल चलाना जो सीख जाते हैं बच्चे, अगर 25 साल 10 साल बाद 25 साल बाद भी अगर वो साइकिल पकड़ते हैं तो वो चलाना नहीं भूलते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने गतिविधि का इम्पोर्टेंस समझा। अब चलते हैं आहार जाल और आहार श्रृंखला पर एक गतिविधि करके देखते हैं। बच्चों, पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत हम लोग जैव और अजैव घटक के बारे में जाना। अजैव घटक के अंतर्गत मिट्टी, पानी, हवा,
तापमान, सूर्य का प्रकाश इत्यादि आते हैं और क्लाइमेटिक कंडीशन भी आते हैं। जैव घटक के अंतर्गत पौधे, जीव जंतु आते हैं। क्योंकि पौधे भी हैं, जीव जंतु भी हैं, तो जैव घटक को कई में विभाजित किया गया है। जैसे हरे पौधे को उत्पादक के रूप में रखा गया है, क्योंकि ये उत्पादन करते हैं, सारे जीवों के लिए भोजन तैयार करते हैं। दूसरा आता है उपभोक्ता, यानी जो खाता है, जो दूसरे पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहता है। तीसरा आता है डिकम्पोजर, जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से लेता है। यानी जो जीव जब ख़त्म हो जाते हैं तो उसको डिकम्पोज करने का, मटेरियल के रिसाइकलिंग करने में यह मदद करता है। तो ये अलग अलग जैव घटक हैं। बच्चों एक गतिविधि के द्वारा जानते हैं इसी जैव घटक में, यानी कोई किसी को खा रहा है। जैसे मैंने बताया कि उत्पादक पौधे हैं, तो उस पौधे के विभिन्न भाग या पौधे को कोई तो खाता होगा, और जो पौधे को खाता है उसको खाने वाला भी कोई होगा। जैसे हम लोग एक कहावत पढ़ते हैं कि हम पर तुम पर खुदा, वही चीज़ यहाँ लागू होता कि हर कोई को खाने वाला दूसरा बना हुआ है, यानी एक चेन बना हुआ है। तो इस चेन को आहार श्रृंखला कहते हैं पर्यावरण में, इकोसिस्टम में। दूसरा ये, अब जैसे पौधे हैं तो उस एक पौधे को एक ही जीव तो नहीं खाता है। जैसे घास है तो घास को खरगोश भी खाता है, गाय भी खाती है, भैंस भी खाती है। ऐसे और घास खाने वाले बहुत सारे जानवर हैं जो उसे खाते हैं। तो ये आहार श्रृंखला जो है, वो कहने का मतलब कि एक को जब बहुत सारे लोग जब खाते हैं, जीव खाते हैं, और उस जीव को भी बहुत सारे लोग खाते हैं, तो उसे आहार जाल कहते हैं। अब ये आहार श्रृंखला और आहार जाल को समझने के लिए, आसान बनाने के लिए कि प्रकृति में यह कैसे घटित होता है, पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत एक गतिविधि को करते हैं। बच्चों, ये आप लोग अपने क्लासरूम में बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ मिलकर के क्लासरूम में भी कर सकते हैं, फील्ड में भी कर सकते हैं। बहुत आनंद आएगा और आपको आहार श्रृंखला और आहार जाल का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। यहाँ मैं अलग विधि से कर रही हूँ, आप इसे समझने का प्रयास करें। चलिए जानते हैं कि यहाँ इस गतिविधि को करने के लिए मैंने क्या क्या सामान लिए हैं। तो नज़र डालते हैं सामानों, आवश्यक सामग्री पर। तो यहाँ मैंने विभिन्न ग्लास लिए हैं और उसमें हर ग्लास को एक नाम दिया है। समझिए कि ये ग्लास नहीं, ये बच्चे हैं क्लासरूम के, समझ रहे हैं ना। और हर को एक नाम से निरूपित किया है। आप पढ़ पा रहे हो कि अलग अलग नाम हैं। अब समझते हैं। सबसे पहले, यानी हम इस पृथ्वी पर, इस पर्यावरण में, इस इकोसिस्टम में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? तो वह सूर्य है, ठीक है। और इस सूर्य की रोशनी को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्षमता किसे है? तो सिर्फ पौधों को है। यानी पौधे ही जो हैं वो सूर्य की रोशनी को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, यानी भोजन का निर्माण करते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? उत्पादक। अब देखिए, पहले समझते हैं आहार श्रृंखला को। तो इस पौधे को कौन खा सकता है? यहाँ क्या आप लोग नाम पढ़ पा रहे हैं? ग्रास हॉपर लिखा हुआ है। यानी ग्रास हॉपर एक छोटा सा कीड़ा होता है जो छोटे छोटे घास को खाता है और किसी भी फसल के पार्ट को खाता है। तो ग्रास हॉपर खाता है। इस ग्रास हॉपर को और कौन खा सकता है? यहाँ मैंने गिरगिट को दिखाया कि इस ग्रास हॉपर को, छोटे कीड़े को कौन खाता है? गिरगिट। और गिरगिट को खाने वाला सबसे बड़ा पक्षी कौन है? बाज। यानी उत्पादक और उपभोक्ता भी कई स्तर के हो सकते हैं। जैसे उत्पादक को जो पहले खाया वह प्रथम उपभोक्ता, प्रथम उपभोक्ता को जो खाया वह द्वितीय उपभोक्ता,
और द्वितीय उपभोक्ता को जो खाया वो तृतीय उपभोक्ता। तो बच्चों, पारिस्थितिक तंत्र में ज़्यादातर दो या तीन ही उपभोक्ताओं की श्रृंखला होती है, बहुत कम ही चौथी श्रृंखला आपको मिलेगी, पर चौथी भी होती है प्रकृति में, पर्यावरण में ऐसे चौथी श्रृंखलाओं को भी आप खोजें। अब चलते हैं इस पौधे को, ये क्या हो गया, आहार श्रृंखला हो गया। पौधे को खाया ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर को खाया गिरगिट ने, गिरगिट को खाया बाज ने, ठीक है। तो ये जो पूरी एक चेन में एक चला और अंत में यहाँ जाकर के ये श्रृंखला समाप्त हो जाती है, तो इसे कहते हैं आहार श्रृंखला। बच्चों आप समझे कि आहार श्रृंखला किसे कहते हैं, यानी एक भोजन दूसरे का भोजन, दूसरा तीसरे का, तीसरा चौथे का, तो ये पूरा आहार श्रृंखला हो गया। पौधे को उत्पादक कहेंगे, ग्रास होपर को प्रथम उपभोक्ता, गिरगिट को द्वितीय उपभोक्ता और बाज को तृतीय उपभोक्ता। अब समझते हैं आहार जाल को इसी गतिविधि से। ये है अब इस घास को, और मैंने अलग अलग ऊन के या धागों के कलर का इस्तेमाल किया। बच्चों आप भी जब गतिविधि करें तो अलग अलग रंग के धागे या गोले, ऊन के गोले लें, इससे आपको जब जाल बनेगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। अगर उजला सिर्फ ले लेंगे तो वो जाल समझने में कौन किसको खाया तो थोड़ी आपको समझने में परेशानी हो सकती है। जैसे खरगोश को कौन खाता है, खरगोश को भी सीधे बाज खा सकता है, सीधे खरगोश को बाज निकल सकता है ऊपर से झपट्टा मार करके, ठीक है। और खरगोश को कौन खा सकता है, अब देखिए इस घास को एक मैंने चूहा भी बनाया है, तो चूहा घास तो सीधे नहीं खाता है, पर क्या है, पौधे से उत्पादित अन्न तो खाता है। हमारे घरों में, खेतों में चूहे इस तरीके से अन्न को बर्बाद करते हैं, ठीक है। और इस चूहे को कौन खाता है, इस चूहे को खाता है ये सांप। बच्चों आप देख पा रहे हैं कि इस चूहे को खा रहा है, सांप भी खाता है, यानी इस पौधे को कितने लोग खा रहे हैं। अब यहाँ हम और आते हैं, और सांप को कौन खा रहा है, सांप को खा रहा है फिर से बाज। और देखिए इस ग्रास हॉपर को तो गिरगिट खाया, इस ग्रास हॉपर को और कौन खा सकता है, इस ग्रास हॉपर को और कौन खा सकते हैं, चिड़िया भी आपने कभी देखा कीड़ों को खाती है, तो ये चिड़िया खाई ग्रास हॉपर को। और फिर इस ग्रास हॉपर चिड़िया को कौन खाया, छोटी चिड़िया को, तो बाज भी एक तरह की चिड़िया है, पर बाज बड़ी चिड़िया है, तो चिड़िया को भी बाज खाया। और बच्चों आप ऐसा सोच सकते हैं कि कौन और किसको खा सकता है, तो ये जो ग्रास हॉपर को चिड़िया भी खाया, ग्रास हॉपर को गिरगिट भी खाया, और फिर चिड़िया को बाज, तो ये जो एक दूसरे को सब खा रहे हैं, ये जो पूरा नेटवर्क बना, इसे कहते हैं आहार जाल। ऐसे तो ये क्या हो गया, ये घास का मैदानी भाग है, वहाँ का मैंने दिखाने का प्रयास किया है, यानी मैदानी भाग के आहार श्रृंखला को। ऐसे तालाब की एक आहार श्रृंखला होगी, जंगल की एक आहार श्रृंखला होगी, नदी की एक आहार श्रृंखला होगी, तो हर एक धान का एक छोटा सा खेत भी एक आहार श्रृंखला तैयार कर सकता है। तो आप भी ऐसे कोई एक क्षेत्र को लें और उसके आहार श्रृंखला और आहार जाल का अध्ययन करें और देखें कि कौन कौन से जीव किसको खा सकते हैं, एक पौधे को खाने वाले कौन कौन से ग्रास ईटिंग एनिमल है, चाहे सीधे ग्रास को खाएं या घास से उत्पन्न कोई और प्रोडक्ट, बीज हो, फल हो, पत्ते हों, डंठल हो, जो भी खाएं, तो ऐसा जो भी प्रयोग करें। और इस तरीके से जो जाल बनता है उसे आहार जाल कहते हैं। तो बच्चों मैं समझती हूँ
कि आप पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आहार जाल और आहार श्रृंखला को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आप अपने कक्षा में इस गतिविधि को ज़रूर करें, आनंद लें। इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। हर कोई अपने टी शर्ट या शर्ट पर अलग अलग नाम लगा करके खड़े हो सकते हैं और फिर एक दूसरे के साथ समन्वय बना करके आप खेल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आगे फिर एक रोचक गतिविधि के साथ आप लोगों के से मिलते हैं और जानते हैं अगले अध्ययन के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।